नमस्कार। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन एवं इनकम टैक्स विभाग के सहयोग से हुए आज के इस वेबिनार के मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। वेबिनार जिसका विषय रखा गया है फेसलेस असेसमेंट स्कीम, जो कि पिछले दिनों में आयकर व्यवस्था को आसान बनाने हेतु ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्रोग्राम जो पूरे देश में लागू किया गया है, एक पारदर्शी टैक्सेशन व्यवस्था जो अमली कर दी है और उसका मूल उद्देश्य यह भी रहा है कि ईमानदारों का सम्मान किया जाए, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इसी विषय को लेकर आज सूचना माध्यम के द्वारा ई प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया गया है। वेबिनार में उपस्थित है अहमदाबाद से प्रिंसिपल माननीय, बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउट एवं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर धीरज काकड़िया जी, आप बहुत स्वागत है। साथ में प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस विषय को बेहतर तरीके से समझाने हेतु CCIT ऑफिस 1 अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं माननीय श्री राज टंडन जी। बहुत बहुत स्वागत है। CCIT से हमारे साथ जुड़े हैं माननीय श्री, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। इसी विषय को बेहतर तरीके से सभी पहलुओं की चर्चा करने विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ सभी जुड़े हैं विशेष महानुभाव, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। इस विषय के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से फाइनेंस और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट लिमिटेड से श्री राजकुमार बहेती, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सन फार्मा से जुड़े हुए है अभिलेष ओझा, जिनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हमारे साथ संयम कुमार शाह जुड़े हैं जो कि गोधरा से जुड़े हैं, वे सीए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद से हमारे साथ जुड़े हैं चेतन भाई शाह जो सीए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। सभी का स्वागत करते हुए ज्यादा समय न लेते हुए इस वेबिनार के माध्यम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूंगा कि इस वेबिनार का उद्देश्य क्या है, जो स्पीच है और असेसमेंट स्कीम क्या क्या सुधार इस व्यवस्था के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री ने जो घोषणा की उसमें समाविष्ट किए गए हैं, इसी विषय पर अपनी बात को रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा रीजनल आउटरीच ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एडिशनल जनरल माननीय डॉक्टर धीरज काकड़िया जी को। धन्यवाद देवेंद्र भाई। पिछले दिनों में इनकम टैक्स असेसमेंट एंड दैट इज ऑल्सो फेसलेस हैज बीन द टॉक ऑफ द नेशन। 13 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया तो देश के करोड़ों करदाताओं, उनको हालांकि महसूस हो रही थी, दिक्कतें महसूस हो रही थी, उसका निर्मूलन हेतु इस कार्यक्रम को किया गया है। मैं थोड़ा गुजराती में बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे काफ़ी टैक्स पेयर्स हमारे स्टेट में जो गुजराती में अच्छी तरह वेल कन्वर्सન્ટ है। मित्रों, ई आकारणी कहीए છીએ આપણે, ई आकारणी એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક આકારણી જેમાં સરકારે નિર્ધારિત કરેલ પોર્ટલ incometaxindiafiling.gov.in આ જે વેબસાઇટ છે એની ઉપર કરદાતાનું જે રજિસ્ટર્ડ એકાઉન્ટ હોય એ રજિસ્ટર્ડ એકાઉન્ટ ઉપર માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી પર્સન ટુ પર્સન કોન્ટેક્ટ વગર એટલે કે ફેસલેસ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોસિડિંગ કરવા, એસેસમેન્ટ કરવું, સ્ક્રુટિની કરવી, અપીલના પ્રોસિડિંગ્સ કરવા, એનું નામ આપણે કહીએ છીએ ઈ એસેસમેન્ટ। મિત્રો, ફેસલેસ એસેસમેન્ટમાં એટલે કે માનવ સંપર્ક રહિત આકારણીમાં કરદાતા અને કર વસૂલ કરનાર જે વિભાગ છે એ બંને વચ્ચેનો જે સંદેશા વ્યવહાર છે, કમ્યુનિકેશન છે, અથવા એમના ચાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ સાથેનો અને ડિપાર્ટમેન્ટનો જે કમ્યુનિકેશન છે, એમના ઇન્કમટેક્સ એડવોકેટ અને ડિપાર્ટમેન્ટ વચ્ચેનું જે કમ્યુનિકેશન છે એ માત્ર ને માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં થશે।
જરૂર પડે તો વિડીયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી આવું કોમ્યુનિકેશન થશે એવું પ્રોવિઝન છે. મિત્રો, આ ઇલેક્ટ્રોનિક કોમ્યુનિકેશન જે છે એના કયા કયા પ્રકાર છે હું બતાવું. તો ઇલેક્ટ્રોનિક આકારણીમાં સંદેશા વ્યવહારની રીતો આટલી હોઈ શકે. ઈમેલ્સથી કોમ્યુનિકેશન થાય. દરેક ટેક્સ પેયરે એલર્ટ રહેવું પડશે. પોતાના મેઇલ બોક્સ ઉપર ક્યારે ઈમેલ આવે છે પડ્યો ના રહે, સમયસર જવાબ આપવો પડે. પોર્ટલ ઉપર ડોક્યુમેન્ટ્સનું તમે સીધું અપલોડિંગ કરી શકો. રૂબરૂ તમારે આપવા જવાની જરૂર નથી. ઇલેક્ટ્રોનિક મેસેજીસ દ્વારા તમને સંદેશાઓ મળ્યા રાખશે. પ્રોસિડિંગ્સ માટે જરૂર પડે તો જ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ થશે, નહીં તો મોબાઈલ એપ ઉપર રિયલ ટાઈમ એલર્ટ્સ તમને મળશે. મિત્રો, આમાં કોઈ વ્યક્તિગત પ્રેઝન્સ, નો પ્રેઝન્સ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. પ્રેઝન્સની કોઈ જ જરૂર નથી. A person shall not be required to appear either personally or through authorized representative in connection with any proceedings under this scheme before the income tax authority, either at the National E-Assessment Center or Regional E-Assessment Center or any other unit set up under this scheme, unless in specific case, suppose income tax officer invokes Article 131. મિત્રો, આ 131 જે આર્ટિકલ છે એ એક્સેપ્શન છે એટલા માટે કે એમાં ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ CRPC-માં સિવિલ જજના પાવર આપેલ છે કે જો ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને એવું જરૂર પડે કે ઇફ હી વોન્ટ્સ ટુ એન્ફોર્સ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ SSC, તો એ પાવર જ્યારે ઇન્વોક કરે ત્યારે હાજર રહેવું પડે. અથવા ધેર ઇઝ એ મોડિફિકેશન પ્રપોઝડ ઇન ધ રિટર્ન્ડ ઇન્કમ, જેમ સ્લાઇડમાં બતાવે છે, વેર બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ હેવ ટુ બી એક્ઝામિન્ડ, ત્યારે પર્સનલી હાજર રહેવું પડે. અને વિટનેસની જરૂર હોય, વેન એક્ઝામિનેશન ઓફ અ વિટનેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી મેડ બાય ધ SSC ઓર ધ ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇટ ઇઝ મતલબ ધ નેસેસિટી ઇઝ ફેલ્ડ. અધરવાઇઝ આ કિસ્સાઓ સિવાય પર્સનલ પ્રેઝન્ટ રહેવાની એને જરૂર નથી. મિત્રો, આ જે સ્કીમ છે ને ખૂબ બેનિફિટ છે. હું વધારે બોલતો નથી કારણ કે હજી આની ઉપર એક્સપર્ટ બોલવાના છે. આઈ એમ જસ્ટ સેટિંગ ધ એજન્ડા, જસ્ટ લિસ્ટ આઉટ કરું છું. ઇઝ ઓફ કમ્પ્લાયન્સ ઓફ ટેક્સ પેયર્સ, નો હ્યુમન ઇન્ટરફેસ, ટ્રાન્સપરન્સી એન્ડ એફિશિયન્સી વધશે, ફંક્શનલ સ્પેશિયલાઇઝેશન આવશે, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન ક્વોલિટી ઓફ એસેસમેન્ટ થશે, રિસ્ક બેઝડ એન્ડ ફોકસ્ડ એપ્રોચ આવશે, સિસ્ટમેટિક અને સ્પેસિફિક વેરિફિકેશનમાં મદદ મળશે, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝેશન એન્ડ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટમાં મદદ મળશે, બેટર મોનિટરિંગમાં મદદ મળશે, અને એક્સપીડિયસિયસ ડિસ્પોઝલ ઓફ કેસીસ જે મહિનાઓ સુધી પડ્યા રહેતા હતા એને બદલે હવે જલ્દી કેસોનું નિવારણ થશે અને કન્ક્લુઝન સુધી પહોંચી શકાશે. મિત્રો, મને એલોટ કરવામાં આવેલા સમયની 3 મિનિટ બાકી છે. હું એવું પસંદ કરીશ કે પ્રધાનમંત્રીએ જે એકદમ સટીક વેમાં, સ્ટ્રેટ, સિમ્પલ બટ ઇન એ વેરી એફિશિયન્ટ કોમ્યુનિકેટિંગ વેમાં જે મેસેજ આપેલો 13 ઓગસ્ટે, એ હું વિનંતી કરીશ કે જો પ્લે કરશે તો એના દ્વારા આપણને ઈ એસેસમેન્ટ શું છે એ તરત જ ખ્યાલ આવી જશે. પ્રધાનમંત્રીનો મેસેજ. साथियों, अभी तक तो होता ये है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है. स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है. अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है. अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है. अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा. अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए. वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी. अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा. और ये प्रक्रिया भी
बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब जीरो हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। મિત્રો, આગળની કાર્યવાહી હવે દેવેન્દ્રભાઈ હાથ ધરશે. આપણે મેસેજ પણ સાંભળવાનો છે પ્રિન્સિપાલ CCIT સાહેબનો. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય એડિશનલ ડાયરેક્ટર જનરલ ડોક્ટર ધીરજ કાકડિયાજીનો. જોડાયેલા દરેકને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન આપણે કેટલાક અધિકારી મિત્રો જોડાયા છે તો હિન્દીમાં પણ ક્યારેક વાત કરીશું અને ભાષાનું માધ્યમ મહદઅંશે ગુજરાતી પણ રાખીશું, જેથી કરીને આ વેબિનારમાં સહભાગી થયેલા તમામ ઇન્કમ ટેક્સ વિષયની पर्याप्त जानकारी समझी सके और जानी पण सके। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े प्रिंसिपल CCIT माननीय श्री अमित जैन जी को, इस विषय को लेकर इस मंच पर अपनी बात प्रस्तुत करें। आदरणीय वडीलों, मारा वहला भाइयों अने बहनों, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारियों, बार एसोसिएशनना सभ्यों, चार्टर्ड अकाउंटन्ट्स, अन्य निष्णातों अने करदाताओं ने मारा नमस्कार। આજના વેબિનારમાં હાજર રહેવા બદલ હું આપ સહુનું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન કરું છું। लंबे समय से कर प्रशासन में मूलभूत व ढांचागत सुधार अपेक्षित थे, क्योंकि हमारी वर्तमान व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान सृजन हुई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। स्वतंत्रता के बाद कई क्षेत्रों में सुधार किए गए, लेकिन यह कर व्यवस्था अनछुई रह गई। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 13 अगस्त 2020 को आरंभ किए गए प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, यानी पारदर्शी कर व्यवस्था, ईमानदार का सम्मान, लंबे समय से कर सुधारों के क्षेत्र में लिया गया ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कदम है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आई पारदर्शिता, कुशलता व जवाबदेही के कारण प्रत्यक्ष कर प्रशासन में मूलभूत व ढांचागत सुधार होंगे। फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील में टेक्नोलॉजी का प्रयोग व टैक्स पेयर चार्टर के अमल से करदाताओं का आयकर विभाग से व्यक्तिगत संपर्क खत्म होगा। इस नए प्लेटफॉर्म की प्रक्रियाएं डिजिटल होने के कारण किसी भी प्रकार के चुनौती भरे समय में भी, जैसे कोविड का समय चल रहा है, निरंतर कार्य सुनिश्चित होता रहेगा। पहचान रहित अधिकारियों की टीम के माध्यम से कर निर्धारण कार्य होने से निर्धारण में गुणवत्ता आएगी। ये कदम कर व्यवस्था को न केवल सीमलेस बनाएगा, बल्कि जटिलता से मुक्त यानी पेनलेस और फेसलेस बनाएंगे, बल्कि करदाताओं के लिए प्रक्रिया को भी सरल बनाएंगे। टैक्स असेसमेंटों की गुणवत्ता में सुधार और कार्यात्मक विशेषज्ञता आएगी व मामलों का शीघ्र निष्पादन भी होगा। भारत के कर प्रशासन में ये नया टैक्स मॉडल करदाताओं पर अत्यधिक विश्वास करने पर आधारित है। इससे पेचीदगी यानी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, अनुपालन बढ़ेगा और मुकदमेबाजी कम होगी तथा पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आमतौर पर जहां जटिलताएं हो वहां अनुपालन प्राकृतिक रूप से मुश्किल हो जाता है। फेसलेस असेसमेंट व फेसलेस अपील के कारण अब करदाताओं को अनुपालन में सरलता होगी
इस नए प्लेटफॉर्म से करदाताओं के कर निर्धारण के लिए आयकर कार्यालय आने की आवश्यकता बंद हो जाएगी व आयकर अधिकारी का इंतज़ार करने में समय बर्बाद भी नहीं होगा। साथ ही वह अपने घर या ऑफिस से अपने प्रश्नों समस्याओं का निराकरण कर सकेंगे। टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। भारत के इतिहास में पहली बार करदाताओं के अधिकारों व कर्तव्यों को अधिसूचित किया गया है, उनको मान्यता दी गई है। टैक्स पेयर को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले गिने चुने देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। देश के विकास की नींव ईमानदार करदाता हैं और सरकार ऐसे ईमानदार करदाताओं के जीवन को सरल, सुविधाजनक बनाने को कटिबद्ध है। अब टैक्स पेयर्स को उचित, विनम्र और तर्कसंगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है, अर्थात आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर के सम्मान व गोपनीयता का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उनको बिना किसी आधार के ही शक की नज़र से नहीं देख सकेगा। प्रायः अधिकार हमेशा कर्तव्यों के साथ ही आते हैं। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक या अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस नए प्लेटफॉर्म में करदाताओं से भी ईमानदारी, कर कानूनों का पालन व जागरूकता की अपेक्षा की जाती है। कुल मिलाकर डिजिटल इंटरफेस पर आधारित इस नीति संगत संचालित शासन के कारण अब अधिक स्पष्टता आएगी, विसंगता खत्म होगी, पारदर्शिता व निश्चितता को बढ़ावा मिलेगा। कर कानून समान रूप से लगेंगे, स्वैच्छिक रूप से कर अनुपालन होगा और टैक्स बेस का विस्तरण होगा। उद्योगों व धन सृजनकर्ताओं में विश्वास बढ़ेगा। इससे न केवल जीडीपी में कर का अनुपात बढ़ेगा, बल्कि ये नया प्लेटफॉर्म व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा व विदेशी निवेशकों को निवेश करने को भी प्रोत्साहित करेगा। आइए हम नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करें। मैं आप सभी से ये आशा रखता हूँ कि आप सभी करदाता इस नई योजना का स्वागत व सम्मान करते हुए व इसके प्रावधान का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए इसे सफल बनाने में अपना योगदान देंगे और राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान देंगे। मैं फिर एक बार देश के मौजूदा व भावी ईमानदार करदाताओं से को बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। ये पहल वाकई एक बड़ा ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण फैसला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रिंसिपल सीसीआईटी श्री अमित जैन जी। आपने सारगर्भित बात को बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर प्रस्तुत कर सभी को यह बात की जानकारी मुहैया करवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वडोदरा से हमारे साथ जुड़े सीसीआईटी आरईएसी माननीय श्री धनंजय सिंह जी को कि वे वेबिनार के इस मंच पर अपनी बात को प्रस्तुत करें। क्या मैं आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। माननीय अमित जैन जी, प्रधान आयकर आयुक्त गुजरात, डॉक्टर श्री
राज टंडन जी, श्री वेबिनार में सम्मिलित टैक्स अधिवक्तागण, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्यापारी संघ और मित्रों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे देश में एक नई कर व्यवस्था लागू हो रही है, जिसके बारे में अभी अच्छे से माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त महोदय ने समझाया है और आप सभी करदाताओं को आमंत्रित किया है कि वो आके सामने इसका लाभ उठाएं और इसमें सहयोग करें। मैं उनकी बातों में थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारा ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था है कि हम करदाता का सम्मान करें। इस पूरे वेबिनार, इस पूरी व्यवस्था की थीम ये है कि हम करदाताओं का सम्मान करें। Honoring the honest taxpayer is the theme of this whole program and his whole system. इसलिए मैं इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि विगत वर्षों से करदाताओं को यह महसूस होता था कि उनको पूरा सम्मान नहीं मिल पाता है सरकार से, आयकर विभाग से, और उनकी जो देश में विकास में सहभागिता है वो भी पूरी ढंग से नहीं उजागर हो रही है। ये इसी प्रयास का एक महत्वपूर्ण कदम है कि जो हम आज इस ढंग से टैक्स पेयर्स को इस तरह का मौका दे रहे हैं कि वो अपने आप से आए और सामने आकर टैक्स दें अपने इच्छा अनुसार और स्वेच्छा से कर कानूनों का पालन करें। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है कि जो टैक्स पेयर यानी करदाता का जो चार्टर बना है, वो चार्टर एक तरह से अब अधिनियम का यानी कानून का हिस्सा हो गया है। तो करदाताओं को हम लोगों ने बहुत से अधिकार दिए हैं, जिसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि अभी राज टंडन साहब उसको बताएंगे, समझाएंगे। और उसके साथ ही उनको जो हम आज इस वेबिनार के माध्यम से उनको उन चीजों से अवगत कराना चाहते हैं कि उनके क्या अधिकार हैं और वो किस तरह से इन अधिकारों का अपना प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये भी चीज बताना चाहेंगे उनको कि उनके कुछ ड्यूटीज भी हैं, उनके कुछ कर्तव्य भी हैं, जो कि उनको किस प्रकार से उनका पालन करना है। सो इस प्रकार से ये एक तरह का एक रेवोल्यूशन लाने की बात है, एक तरह से पूरे समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की बात है। और कर व्यवस्था के माध्यम से हम पूरे समाज में विकास में कैसे जनता का, करदाता का सहयोग हो, ये सब बातों को लाना चाहते हैं। और इसी की वजह से हम चाहते हैं कि करदाता ज्यादा से ज्यादा जुड़कर हमारी बातों को, हमारे जो इस नए प्रोग्राम को, इस नई व्यवस्था को पूरे ढंग से समझें, जानें और उसका पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में आपने इस वेबिनार के उद्देश्य को भी यहाँ पे साझा किया है। ईमानदार करदाताओं का सम्मान हो, इसी विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम को पूरे देश में लागू की है। तो इसी विषय को लेकर हम आज वेबिनार के माध्यम से सभी से मिल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले इस वेबिनार की 40 मिनट्स में 40 मिनट में हम 4 वक्ताओं के द्वारा इस विषय को समझने की भी कोशिश करेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो प्रेजेंटेशन होगा उससे हमारे जो ख्यालात है और मजबूत होंगे कि किस तरीके का सुधार इसमें आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस विषय को लेकर जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रस्तुत करने के लिए वे वेबिनार के इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री राज टंडन जी को, जो कि अहमदाबाद टैक्स डिपार्टमेंट में CIT RESE 1 है। स्वागत है आपका राज टंडन जी। पूरे विषय को लेकर आप अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रस्तुत करें। थैंक यू। माननीय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और माननीय चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स ने इस नई प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया है। इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक प्रेजेंटेशन के द्वारा आप सबको इसके बारे में बताना चाहूंगा।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 अगस्त को इसे देश को लोकार्पण किया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मुख्यतः इस योजना के 3 पहलू हैं, फेसलेस आकलन, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर। फेसलेस आकलन की प्रक्रिया शुरू हो जा चुकी है। पिछले साल एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा लगभग 58,000 केसेस इस प्रक्रिया को दिए गए। उसमें से 12,000 से अधिक, मोर देन 12,000 केसेस कंप्लीट किए जा चुके हैं और अब इस प्रणाली का एक्सपेंशन किया गया है बाकी सब केसेस के लिए। फेसलेस अपील की प्रणाली 25 सितंबर से शुरू की जाएगी। करदाता चार्टर भी लागू किया गया है। जैसा कि आपको पता है, फेसलेस स्कीम के बाहर कोई भी मूल्यांकन अपवाद के अलावा अमान्य होगा। ये अपवाद क्या है? ये अपवाद है कि जो केसेस अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन की डायरेक्टरेट या सेंट्रल चार्जेस में हैं, उनके अलावा सारे केसेस फेसलेस में होंगे। फील्ड अधिकारियों द्वारा कोई हस्तक्षेप व निरीक्षण की कार्रवाई नहीं होगी। केवल जांच विंग और टीडीएस विंग के मुख्य आयुक्त स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फेसलेस आकलन प्रक्रिया द्वारा विश्वास, पारदर्शिता और कर का एक नए युग की शुरुआत है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? केवल डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से सिस्टम के माध्यम से केसों का चयन होगा जो की स्क्रूटनी की जानी है। जैसा आपको पता है, स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किए गए केसेस की संख्या लगातार कम हो रही है। विभाग का ये प्रयास है कि हम सभी करदाताओं को अधिकाधिक विश्वास करें और उससे 0.5% केसेस स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। ये सिलेक्शन की प्रणाली भी पूर्णतः डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिस्क पैरामीटर्स के द्वारा सिस्टम से चयन की जाती है। मामलों का स्वचालित रैंडम आवंटन होगा। जो भी केसेस सेलेक्ट किए जाएंगे वो एक ऑटोमेटेड अलॉटमेंट सिस्टम के द्वारा NEAC विभिन्न असेसमेंट यूनिट्स को ऑल ओवर द कंट्री अलॉट करेगी और उनके द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया, अब जो पहले की पद्धति थी कि केस वहीं के प्रादेशिक द्वारा किया जाता था, वो पद्धति अब समाप्त की जा रही है और अब जो केस है उसका आवंटन एक रैंडम मॉडल द्वारा NEAC देश के किसी भी असेसमेंट यूनिट को करेगी और वहीं पे इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। दस्तावेज पहचान संख्या यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या DIN के साथ केंद्र से नोटिस होगी जारी। ये प्रणाली ऑलरेडी चालू हो चुकी है और जो भी आपको नोटिस जाते हैं वो DIN के साथ कोई भौतिक आमना सामना नहीं होगा। आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः आपको जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और अनलेस आपको 131 और वो कुछ ही केसेस में किया जाएगा द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के या उस कर्तव्य के पालन के अधिकारी जब आपको नोटिस दें तभी आने की आवश्यकता होगी, वो भी बहुत कम केसेस में। टीम आधारित मूल्यांकन और टीम आधारित समीक्षा। तो पहले असेसमेंट इंडिविजुअल बेस्ड था, अब वो टीम आधारित रहेगा और इसका रिव्यू भी टीम आधारित होगा। मूल्यांकन आदेश का में होगा, दूसरे शहर में समीक्षा या रिव्यू होगी और तीसरे शहर में इसे फाइनल रूप दिया जाएगा। सो इस प्रकार से इस प्रणाली में कई चेक्स एंड बैलेंसेस डाले गए हैं ताकि क्वालिटी ऑफ असेसमेंट इंप्रूव करें। इस फेसलेस प्रणाली के अपवाद क्या हैं, यानी कि वो केसेस कौन से हैं जो अभी फेसलेस में नहीं होंगे। जैसा कि आपको बताया, ये केसेस वो हैं जो या तो इंटरनेशनल टैक्सेशन के चार्ज में हैं या सेंट्रल चार्ज में। सेंट्रल चार्ज में गंभीर धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील और जांच के मामले होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कर के मामले अंतर्राष्ट्रीय कर की डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन में होते हैं और वो अभी भी वैसे ही होते रहेंगे। काला धन अधिनियम और बेनामी संपत्ति ये अलग एक्ट्स हैं और इनके मामले जो वर्तमान प्रणाली है उसी में ही किए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वही चीज हमने गुजराती भाषा में कहने का प्रयास किया है। फेसलेस अपील
25 सितंबर से चालू की जाएगी। ये भी अपील देश में अधिकारियों को रैंडम तरीके से आवंटित की जाएगी। अपील पर निर्णय लेने वाले अधिकारियों की पहचान अज्ञात रहेगी। अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अपीलें, निर्णय और समीक्षा भी टीम आधारित ही होगी। अपवाद इसमें वही हैं जो फेसलेस प्रणाली के हैं, यानी कि सेंट्रल चार्ज और इंटरनेशनल टैक्सेशन चार्ज, गंभीर धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील और जांच के मामले, अंतर्राष्ट्रीय कर और कालाधन अधिनियम और बेनामी संपत्ति के मामले। एक अनूठी पहल ये हुई है कि इस बार करदाता चार्टर आया है, जिसमें विश्वास, पारदर्शिता और कर का पूर्ण उल्लेख है। करदाताओं के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता ये है: समुचित, विनम्र और शिष्ट व्यवहार, करदाता को ईमानदार माना जाएगा, अपील और समीक्षा का तंत्र प्रदान किया जाएगा जो आ रहे हैं, पूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान की जाएगी, समय पर निर्णय दिया जाएगा, टैक्स की सही राशि ली जाएगी, करदाताओं की गोपनीयता का सम्मान होगा, गोपनीयता रखी जाएगी, अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाएगा, अपनी पसंदीदा प्रतिनिधि चयन करने में सक्षम होंगे, शिकायत दर्ज हेतु तंत्र प्रदान किया जाएगा, उचित और न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान की जाएगी, सेवा मानकों के प्रकाशन और समय पर रिपोर्ट जारी की जाएगी और अनुपालन की लागत में कमी की जाएगी। अब करदाता चार्टर के साथ कुछ कर्तव्य भी आवश्यक है और वो इस प्रकार से हैं: ईमानदार और आज्ञाकारी, सूचित रहें, यानी कि जो ईमेल आपकी है वो अपडेट रखिए, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है वो अपडेट रखिए, कम्युनिकेशन आपको विभाग द्वारा आए वो आपकी जानकारी में हो और आप उस पर समुचित जवाब उसका दे सकें। सटीक रिकॉर्ड रखें, आपकी ओर से क्या करते हैं उसकी जानकारी आप रखें और समय पर जवाब दें और समय पर कर का भुगतान करें। ये भी करदाता चार्टर के अंग है। ये संक्षिप्त में लीगल फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा ये स्कीम लाई गई है। सेक्शन 143A और 3B इनकम टैक्स एक्ट में आया है और जिसके अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस सेक्शन में बताया गया है कि इस स्कीम में इंटरफेस एलिमिनेट किया जाएगा बिटवीन असेसिंग ऑफिसर एंड एसएससी टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली फेसिबल, यानी कि जितना भी संभव है, ऑप्टिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन and introducing team-based assessment with dynamic jurisdiction. Dynamic jurisdiction means कि कोई fixed jurisdiction नहीं है। इस साल हो सकता है कि कोई केस एक जगह हो, दूसरे साल का केस दूसरी जगह होगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत ई असेसमेंट स्कीम 12 सितंबर 2019 को 2 एसओस द्वारा ये नोटिफाई की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद अब इस स्कीम को और व्यापक दायरा दिया गया है और 13 अगस्त को 2 और नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं जिसमें इस स्कीम की विस्तृत चर्चा की गई है। स्कीम का नाम फेसलेस असेसमेंट स्कीम हो गया है और प्रोसीजर भी लेड आउट किया गया है। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये एक सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है और विस्तृत जानकारी के लिए मेरा ये अनुरोध होगा कि आप इनकम टैक्स एक्ट और ये नोटिफिकेशंस जरूर देखें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फेसलेस असेसमेंट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखिए, स्पेयर का जो इंटरफेस है वो खाली एनईएसी, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट होगा का एनईएसी से ही होना है और किसी अधिकारी से नहीं होना है। बिहाइंड एनईएसी देयर इज रीजनल असेसमेंट सेंटर्स, असेसमेंट यूनिट्स, वेरिफिकेशन यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट्स और रिव्यू यूनिट्स। ये चारों यूनिट्स जो हैं ये आपस कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे। दे विल ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डेंट थ्रू एनईएसी ओनली, यानी कि एनईएसी सिंगल इंटरफेस है टैक्स पेयर के लिए। एनईएसी के अंतर्गत 4 प्रकार है: असेसमेंट यूनिट काम होगा, वेरिफिकेशन यूनिट की जाएगी जिसमें आवश्यक समझा टेक्निकल यूनिट जहां पे टैक्स पढ़ेंगे आपस में कौन नहीं होगा। देयर इज नो
human interface, dynamic jurisdiction and team-based working. ये briefly is the structure of the new faceless assessment ecosystem. Next slide, please. पहले फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो थी वो देश के 8 ही शहरों में थी, जिसमें से एक अहमदाबाद था। अब ये स्कीम देश के बाकी कई शहरों में एक्सटेंड की गई है और लगभग सभी मुख्य शहरों में फेसलेस के सेंटर्स हैं जहां पे असेसमेंट यूनिट्स या अन्य यूनिट्स काम कर रही हैं। एक प्रिंसिपल CCIT है, 30 CCITs REAC यानी रीजनल असेसमेंट सेंटर में आए हैं और बाकी इसी प्रकार से अधिकारियों और कर्मचारियों की वहां पे तैनाती की गई है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर हम गुजरात में देखें कि इनकम टैक्स से बना है, के शीर्ष में CCIT, उनके अंतर्गत 3 प्रकार की यूनिट्स। देखिए नीले रंग को अगर आप देखें तो वो ये जुरिस्डिक्शनल असेसमेंट चार्जेस जो कि फेसलेस के अलावा, जैसा कहते हैं कि फेसलेस असेसमेंट फेसलेस इकाइयों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा काफी अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि डिमांड रेक्टिफिकेशन, अपने ऑडिट है, कार्य अभी भी जुडिशियल हायरार्की द्वारा ही। अब मसलन गुजरात का हम लोग उदाहरण ले तो प्रिंसिपल CC गुजरात के अंतर्गत में राजकोट, CC हैदराबाद 1 और CC सूरत जुरिस्डिक्शनल इकाइयां हैं जहां पे फेसलेस असेसमेंट के अलावा जो कार्य होता है वो होता रहेगा। TDS विंग ये रंग से है, ये CC TDS के अंतर्गत काम करेगा और REAC वो रंग से यह दिखाया गया है। REAC में 2 CCITs हैं, CCIT REAC हैदराबाद, CCREAC वडोदरा। REAC अहमदाबाद के 5 PCIT असेसमेंट यूनिट व 1 PCIT वेरिफिकेशन यूनिट और 1 PCIT रिव्यू यूनिट, ये सभी अधिकारी अहमदाबाद में बैठते हैं। CCREAC वडोदरा के अंतर्गत PCIT असेसमेंट यूनिट राजकोट में, PCIT असेसमेंट यूनिट गांधीनगर में, PCIT असेसमेंट यूनिट वडोदरा में, PCIT असेसमेंट यूनिट सूरत में, PCIT वेरिफिकेशन यूनिट सूरत और PCIT रिव्यू यूनिट, ये सभी अधिकारी इन शहरों और इन्हीं के साथ आवश्यक यूनिट्स हेडेड बाय अ जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, और उसमें जैसा कि स्ट्रक्चर रहता है DC, REAC, ITO वगैरह तैनात किए गए। ऑफ कोर्स इसके अलावा गुजरात में इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी डायरेक्टरेट है, एग्जेम्पशंस की भी डायरेक्टरेट है और DG इन्वेस्टिगेशन की भी डायरेक्टरेट है, लेकिन फेसलेस असेसमेंट की डायरेक्टरेट हमारी या फेसलेस असेसमेंट की प्रणाली REAC द्वारा ही की जाएगी। तो अगर हम ब्रीफली इसको समझें, असेसमेंट REAC द्वारा किया जाएगा, अन्य कार्य जो करे जा रहे थे वो उसी संबंधित प्रणाली से करते जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा असेसमेंट यूनिट का ढांचा देखें। मुख्यतः देखा जाए कर निर्धारण की जो है प्रणाली की मुख्य जिम्मेदारी असेसमेंट यूनिट की है। तो जो रिटर्न फाइल होगा, अब अगर हम शुरू से इसको लें तो रिटर्न E-फाइलिंग द्वारा फाइल होते हैं, उसके बाद कंप्यूटर द्वारा हाई रिस्क पैरामीटर्स देखते हुए स्क्रूटनी सिलेक्शन होता है। स्क्रूटनी सिलेक्शन से वो रिटर्न NEAC में जाता है। NEAC भारत भर में किसी भी असेसमेंट यूनिट को वो रिटर्न अलॉट करेगी फॉर पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग असेसमेंट। अब असेसमेंट यूनिट क्या करेगी, वो इश्यूज क्या है इसको आइडेंटिफाई करेगी। जो जानकारी उसको असेसी से चाहिए वो नोटिस के द्वारा मांगेगी और ये सब जानकारी डायरेक्टली नहीं जाएगी, ये जानकारी या जो भी नोटिस है वो NEAC से ही जाएगा। तो अगर कोई जानकारी AU को चाहिए तो AU NEAC को लिखेगी और NEAC असेसी को नोटिस देगा। अगर किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी चाहिए तो वो भी NEAC के थ्रू जाएगी। जो मटेरियल उसकी एनालिसिस की जाएगी असेसमेंट यूनिट में, आवश्यक हुआ तो वो मैटर वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट को NEAC द्वारा रेफर किया जाएगा। NEAC उसको भी रैंडम एलोकेट करेगा किसी भी वेरिफिकेशन यूनिट को ऑल ओवर इंडिया या टेक्निकल यूनिट को, और उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो NEAC उसको असेसमेंट यूनिट को भेजेगा।
इन सब चीजों को कंसिडर करने के बाद असेसमेंट यूनिट एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगी और एनईएसी को भेजेगी। एक इस स्कीम की विशेषता और है कि अगर किसी केस में एडिशन हो रहा है या मॉडिफिकेशन हो रहा है तो असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर शो कॉज नोटिस एनईएसी की तरफ एसएससी को दिया जाएगा, एनईसी की तरफ से, और एसएससी उसका जवाब देगा। तो इस प्रकार से एक और चेक यहाँ पे दिया गया है और एक और सुविधा दी गई है एसएससी को, टैक्स पेयर्स को, कि वो अपनी बात कर निर्धारण आदेश पारित करने से पहले कह सके, और अगर इसमें कोई उनको जानकारी देनी है तो वो इसके लिए स्वतंत्र है। अब आइए हम लोग देखते हैं वेरिफिकेशन यूनिट क्या करेगा। जैसा कि आपको बताया, हर केस में वेरिफिकेशन यूनिट को रेफरेंस आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ केसेस जरूर ऐसे रहेंगे जहां पे एयू चाहेगा कि कुछ वेरिफिकेशन हो। ऐसी स्थिति में एयू विल रिक्वेस्ट एनईएसी फॉर वेरिफिकेशन। दिस केसेस रैंडमली एलोकेटेड, यानी कि रैंडम जनरेशन द्वारा एनईसी किसी भी वेरिफिकेशन यूनिट को भेजेगा। वीयू इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन कर सकता है, विटनेसेस को एग्जामिन कर सकता है और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स कर सकता है, ऑल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है कुछ केसेस में इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम। आरईएसी और फेसलेस असेसमेंट स्कीम के अलावा भी कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जो वेरिफिकेशन यूनिट को दिए जाएंगे। एनईएसी वेरिफिकेशन केसेस धारा 130 यूनिट को ऑटोमेटेड टूल द्वारा एलोकेट करेगा और वीयू इसमें आवश्यक कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। 4 टेक्निकल यूनिट बनाए गए हैं। ये टेक्निकल एनी काम करते हैं। टेक्निकल यूनिट्स, टेक्निकल यूनिट को भी केस रैंडमली एलोकेट किया जाएगा। टेक्निकल यूनिट का कार्य है टेक्निकल इनपुट्स इंक्लूडिंग ऑन इश्यूज सच एज ट्रांसफर प्राइसिंग, लीगल, टेक्निकल डाटा एनालिटिक्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैल्यूएशन और ऑडिट। इस पे इनपुट्स टेक्निकल यूनिट्स एनईएसी को देगा और वो फिर एनईएसी असेसमेंट यूनिट को देगा। नेक्स्ट स्लाइड। आखिरी ये जो यूनिट है, यूनिट है, हर असेसमेंट ऑर्डर का रिव्यू नहीं होता है, लेकिन एक रिव्यू मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा हाई रिस्क पैरामीटर्स को देखते हुए जो ड्राफ्ट निर्धारण आदेश असेसमेंट यूनिट ने बनाए हैं वो रिव्यू यूनिट को दिए जाएंगे। ये भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस का पार्ट ही है। रिव्यू यूनिट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रैंडमली एलोकेटेड। एनईएसी किसी भी रिव्यू यूनिट को भारत भर में वो निर्धारण आदेश, ड्राफ्ट निर्धारण आदेश दे सकता है और वो निर्धारण आदेश को रिव्यू यूनिट देखेगी और उसके बाद उसमें देखिए वेदर ऑल मटेरियल एविडेंस रिकॉर्ड पे लाया गया है, सारे पॉइंट ऑफ फैक्ट्स और लॉ इंक्लूड करे गए हैं, जो भी जुडिशियल डिसीजंस हैं उनको कंसिडर किया गया है और अगर उसमें अर्थमेटिक कुछ करेक्टनेस है तो वो भी देखी जाएगी। जहां पे आरयू सजेस्ट करेगी कि नहीं ड्राफ्ट ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो एनईएसी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को किसी और असेसमेंट यूनिट को देगी अदर देन द ओरिजिनल असेसमेंट यूनिट थ्रू ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रणाली में भिन्न भिन्न स्टेजेस पे checks and balances have been introduced so that क्वालिटी ऑफ असेसमेंट या निर्धारण आदेश की क्वालिटी अच्छी हो, हम बेटर निर्धारण आदेश कर सके और सही निर्धारण आदेश पारित कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। तो कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले बताया, टैक्स पेयर का इंटरफेस खाली एनईएसी से है। एनईएसी रिटर्न्स एलोकेट करती है असेसमेंट यूनिट ऑन अ रैंडम बेसिस एनीवेयर इन इंडिया। जरूरी हुआ तो वेरिफिकेशन यूनिट को जाता है केस, अगर जरूरी हुआ टेक्निकल यूनिट को जाता है और कुछ केसेस में रिव्यू यूनिट को जाता है। ये सब प्रक्रिया एनईएसी के थ्रू होती है। जहां तक टैक्स पेयर का सवाल है उसे खाली एक ही संस्था से कॉरेस्पॉन्ड करना है और वो है एनईएसी। ये तो फेसलेस, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की, फेसलेस असेसमेंट के अलावा भी बहुत से कार्य होते हैं, वो अभी भी जुरिसडिक्शनल प्रणाली के द्वारा करे जाएंगे। विभाग का हर जगह पुनर्गठन किया गया है,
कुछ चार्जेस जो हैं वो REAC में या रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स में फेसलेस असेसमेंट के लिए डाइवर्ट करे गए हैं और कुछ चार्जेस मर्ज करे गए हैं टू क्रिएट द न्यू जुरिडिक्शनल हायरार्की। तो इस सब चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि असेसमेंट की कार्य भी होता रहे और जो सामान्य कार्य होते हैं जैसे कि 154 है, रेक्टिफिकेशन है, जुडिशियल वर्क है, अपील फाइलिंग है, वो भी निर्बाध गति से हमारी जो जुरिडिक्शनल हायरार्की है उसमें होते रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसको चलाएं। मेरे ख्याल से तुरंत अभी नहीं चल पा रहा है ये आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं तो देश भी हर टैक्स पेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है। साथियों, देशवासियों पर भरोसा, इस सोच का प्रभाव कैसे जमीनी पर नजर आता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26% पर आ गया है। यानी केस की स्क्रूटनी करीब करीब 1/4 हो गई है, 4 गुना कम हुई है। स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री राज टंडन जी। आपने विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन के माध्यम के द्वारा इस पूरी प्रणाली को यहाँ पे साझा किया है। आने वाली 20 मिनट्स में हम 4 वक्ताओं के वक्तव्य को सुनना चाहते हैं और उसके बाद 25 मिनट का जो समय रहेगा वो हमारे इस वेबिनार में जुड़े सभी सहभागियों के सवालों का जवाब देने का रहेगा, जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नोत्तरी काल में हमारे साथ पूरे मध्य गुजरात के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी सहभागी अपनी जो कोई भी दुविधा है या अपनी बात को यहाँ साझा करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी काल को शुरुआत करने से पहले हमारे जो 4 विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका वक्तव्य भी हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। मैं समय काल को ध्यान में रखते हुए और समय सीमा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सभी को नम्र भाव से ये सूचित भी करना चाहूंगा कि ये ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेबिनार हो रहा है और हमारे लिए समय सीमा को पालना बहुत ही आवश्यक है। तो आने वाली 20 मिनट में पूरे 4 वक्ताओं को हम सुनना चाहते हैं। सभी वक्ताओं को नम्र गुजारिश है कि वे प्रमुख बिंदुओं की चर्चा यहाँ पर करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री राजकुमार बहेती जी को, जो कि डायरेक्टर फाइनेंस एवं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है एलेंबिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात आने वाली 5 मिनट पे यहाँ पे सबके साथ साझा करें। माननीय श्री राजकुमार बहेती। धन्यवाद देवेंद्र जी, थैंक यू। खाली एक रिक्वेस्ट है, राज टंडन जी का मैं प्रेजेंटेशन पूरा सुन रहा था तो बीच बीच में ऑडियो में थोड़े डिस्टर्बेंसेस हैं। आपकी टेक्निकल यूनिट को अगर आप कह सके कि इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दें। मैं शुरू करता हूँ। मुझे पहले 10 मिनट का दिया गया था पर मैं कोशिश करूँगा उसको और संक्षेप में कहूँ। रेस्पेक्टेड श्री जैन साहब, रेस्पेक्टेड श्री रणंजय सिंह साहब, श्री काकड़िया सर, श्री राज टंडन सर, other distinguished members of income tax, my colleagues from the profession and all the participants. It is indeed मुझे हिंदी में गुजराती बोलने में थोड़ी असुविधा है, माफ़ी चाहूँगा। मैं इंग्लिश में ही मैंने तैयार किया, वही मैं रखता हूँ मेरा।
It is indeed an honor for me personally and for my organization, Alembic Pharmaceuticals, to be given an opportunity to share my thoughts at this August gathering. At the outset, I would like to congratulate Government of India and the Central Board of Direct Taxes for introducing probably the boldest reform in direct taxation since its inception. The scheme, if implemented well, will revolutionize the way income tax payers and income tax collectors are perceived in public mind, as well as taking the compliance by the taxpayers few notches higher. The faceless assessment coupled with lower taxes which were introduced last year will encourage more and more taxpayers, more and more income earners to be tax compliant taxpayers and contribute to the progress of the nation. On the top of this, CBDT is also introducing formally a taxpayers charter CBDT has taken enormous responsibility in assuring taxpayers that their grievances will be addressed in time and in true spirit. I envisage a situation where there will be no grievances. Having said above, I have few submissions to make before the top leadership of tax department. One, first of all, a lot of awareness needs to be created amongst taxpayers to specifically small and medium ones on how the scheme will work. As of now, they seem to be completely confused and lost. Seminars, webinars like this, plus personal outreach by the departmental people will help to allay their fear, apprehensions and doubts. Two, the department needs to make sure that we do not face the same technical glitches what we faced during the first few months of implementation of GST. Therefore, the load of main servers as well as the systems of individual officers have to be well assessed and some overcapacity should be built. Our experience is most compliances happen very close to the last few days. While compliances throughout the period helps balancing the workload, unfortunately that's not the case in India. Therefore, the department has to prepare itself fully for heavy workload during the last few days. Because any delay because of lack of technical support would cause a lot of inconvenience to the assessee as all the assessments would be time bound, activities are all time bound, and non-receipt of data submission by assessee with the tax office will result into their non-consideration, resulting into addition, leading to litigations. Next, similarly, very extensive training needs to be given to the officers, IT training I mean, who would be handling REAC so that they can download the data submissions by assessee seamlessly, effortlessly, and take them into consideration while framing assessments. Next, in case of large assessees, lot of submissions which are made by assessees or their authorized representatives are complex and technical in nature. They are also supported by a lot of precedences, courts and tribunal decisions. The assessing officers needs to be updated, knowledgeable and open-minded to go through these judgments, their applicability in the relevant cases and apply their mind judiciously and with an open mind. Since assessee and their representatives would not get an opportunity to explain the full facts and the rationale for taking a particular legal view, assessing officers have to be doubly knowledgeable. I am sure the department, while allotting staff between REAC and jurisdictional offices, will keep this ability and competence of people in mind. It is heartening to note that department has also created a separate cell called technical unit to assist the assessing officers on technical and complex legal issues. However, finally it will depend on the quality of officers who would man these positions and deliver the justice to the taxpayers. Next, India is one nation, but it comprises of various regions having its own different languages, cultural practices, and also trade and business practices. While allotting cases randomly, I am sure National E-Assessment Center will be conscious of such diversity of our country and they will have some sanity, some system out of this randomness. Next, I would also urge the tax department to initially be liberal
in their interpretation and see the SSCs as honest taxpayers and treat them accordingly, unless otherwise proved by facts, data on record. This will avoid endless and many a times fruitless litigations. Next, with my practical experience of over 3 decades in communicating with, interacting with various hierarchies of revenue department, I would say this would not only be a boon to the taxpayers, honest taxpayers, it would also be a boon to the honest, competent tax officers. Many a time I hear comments from tax officers that say, "Sir, I know your point is right, but I can't allow this as it will unnecessarily raise fingers towards me. Please go and seek relief at higher authorities." Such officers, competent officers in the new regime, will be fearless to pass orders with competence and judiciousness without any fear. Finally, I would submit that every new scheme, when first introduced, would face some teething problems. We cannot have everything perfect at the first place. Both taxpayers and the officers have to work with patience and diligence to resolve this initial teething time. Over a period of time, I am sure its benefit will be appreciated by all. With these words, I thank you once again for giving me this opportunity and namaskar. All the best for successful implementation. थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मिस्टर राजकुमार बहेती जी, आपने संक्षिप्त में अपनी बात को यहाँ पे प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वेबिनार के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सन फार्मा के सीनियर जीएम डायरेक्ट टैक्सेस के माननीय श्री अभिलेश ओझा जी को कि वे अपनी बात इस मंच पर प्रस्तुत करें। Good afternoon, and thank you for this opportunity for putting our views here. And I thank you very much for organizing this webinar, and because it is very timely and it has been very interesting and very useful for us. Tandon Sam explained here all the procedures for the assessment, and it is a very important development in the tax administration. It will change the way interface happens between the taxpayer and the revenue. It will also change our perception, how we have perceived the assessment and the appeals procedure in the past. It is completely going to change. There will be a new method by which the assessments will be had. And what an important thing that this has not come as a surprise to us. Department has been testing its own systems since 2015 when it started communicating with the assessees through the mails. Then in 2017, e-proceeding module was introduced for scrutiny. In 2018, of e-assessment scheme was made, and in September 19, the notification was brought in for the e-assessment scheme. Budget 2020 enlarged the scopes and it made it applicable for all the assessees, and finally in August this scheme was launched. Now, how important this scheme is for the government can be assessed from the fact that the Prime Minister himself came and announced this about the scheme. Normally this would be done by the Finance Minister, but he thought it is so important that he spared his time to announce this. Now, this is going to be a sea change. For the first time, we are going to see a review process before the assessment within the department, within the tax authority. Also, setting up a technical unit is also a very new concept. Department is using the technology vigorously, and many other steps have been taken which would change the whole approach. With faceless assessments, we will see that everything will be recorded. We will find that everything has a digital footprint. Assessors will have an opportunity to state and demonstrate in the manner best suited to them, and outcome will be free of bias, whims and fancies, subjective judgments of an individual, as it is going to be a team-based assessment. And the most talk about of the scheme is that there will be no human interface and there will be an ease of compliance. As it will be a faceless assessment and the assessee will not be required to visit tax office for making his submission, he will be able to make submission at his comfortable time during the day,
from wherever he is, whether he's at vacation or whether he's at home, he wants to make a submission at 8 o'clock, he will be able to do that. So that is a effort. Also, since there is no need for physical presence, it will save time as well as cost for the taxpayer. At the same time, if the assessor feels that he needs to explain certain transactions and also the assessing officer on the other side may need to understand a particular transaction, then the beauty of the scheme is that it contains provision to provide this kind of opportunity by video conferencing in certain cases. Department is now going to have technical units who will understand the industry, who will understand the business, and will have set up within the tax authorities. They will bring expertise, specialization. They will understand a particular industry, the issues around them, and the learnings of the assessee can be applied to the others in the industry. This will bring about more efficiency in the whole process, and also the whole process will have a digital trail. There would be more transparency. Also, there will be a reduction in the cost and expeditious disposal of the cases. The department gets the information from various sources, apart from IT returns, through TCS compliance, TDS compliance, GST compliance, SFTs, and banks. Digitalization will result in available information with the department. This leaves with lesser requirement of information from the assessee and will lead to reduction in inquiries like notices under section 133(6). This will reduce compliance cost also for the department as well as the assessee. And also digitalization availability of what data will lead to expeditious disposal of cases. Also, the major benefit is that it's a general perception of assessees that many a times due to revenue targets, high pitch assessments are made. Hopefully with the new dispensation coming in, where the assessment unit will be free of revenue targets and will only be entrusted with the target of passing a quality assessment order, the perception is due for a change and there will be a lesser pressure on the assessee. It will be a game changer in terms of efficiency, work that will do. And also because there is a specialization coming in, there is also a review in it. So the quality of assessment orders are bound to improve and we can expect lesser surprises. And at the last, I would say that in the use of technology, the department is at forefront. The one area where department is leading is the use of the technology, then the private sector. So we all need to gear up for this. The compliances, earlier we used to get a lot of relaxations maybe, but now since it is going to be a digital footprint, we need to gear up ourselves, tighten our belts. Thank you. धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट माननीय श्री अभिलेश ओझा, आपने बहुत ही संक्षिप्त में पूरी बात को यहाँ पे प्रस्तुत किया है. अब मैं गोधरा से जुड़े हुए सीए एवं एजीएफटीसी के जो मेंबर है संयम कुमार शाह, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा इस वेबिनार के मंच पर कि वे अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुत करें. माननीय श्री संयम कुमार शाह. Everyone, I am very fortunate to get opportunity to participate with such a learned dignitaries of department and industry to listen them on topic of faceless assessment. जैसे कि राजकुमार सर ने बात की कि ये अगर इस स्कीम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बिगेस्ट रिफॉर्म होगा इन द हिस्ट्री ऑफ टैक्स असेसमेंट. इसके कुछ कंफ्यूजन और क्वेरीज है जो अपन उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पार्ट में देखेंगे. अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए तो हम जो डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस में फेस करते हैं, टैक्स पेयर के इसमें एडवांटेज ज्यादातर पहला एडवांटेज रहेगा कि टाइम सेविंग, क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर में ऐसा होता है कि उनका वो वर्क कहीं और करते हैं और उनका ज्यूरिडिक्शन पैन का ज्यूरिडिक्शन किसी और सिटी में रहता है. तो पहले की जो सिस्टम थी उसमें उनको वहां जाना रहता था, इसकी वजह से बहुत सारा टाइम उसमें उनका वेस्ट होता था. जो इस सिस्टम में ऑनलाइन उनके सिस्टम से ही आंसर देना होगा तो वो उनका सेव होगा. दूसरा बड़ा एडवांटेज टैक्स पेयर को ये रहेगा कि वो किसी भी एक्सपर्ट की सर्विसेज अवेल कर पाएंगे पूरे इंडिया में से.
पहले ये रहता था कि फिजिकल हियरिंग रहती थी तो जो एक्सपर्ट था वो पॉसिबल नहीं था कि मुंबई से या कहीं और का एक्सपर्ट छोटे सेंटर में जाके हियरिंग में अपीयर कर सके। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज टैक्स पेयर के लिए रहेगा कि वो किसी भी एक्सपर्ट की सर्विसेज अवेल कर पाएगा। दूसरा इस मेन फोकस ट्रांसपेरेंसी का जो है कि डिजिटल मोड थ्रू सबमिशन रहेगा। पहले जो लिमिटेड स्क्रूटिनीज भी रहती थी उसमें टॉपिक जो रहता था उसका सबमिशन देते थे, उसके अलावा असेसिंग ऑफिसर कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड करता था असेसी से, जो अब इसमें वो नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से थोड़ा ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, टैक्स पेयर में जो फियर था वो दूर होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सब एडवांटेज इस स्कीम, अगर ये स्कीम प्रॉपर इंप्लीमेंट हुई तो टैक्स पेयर के लिए रहेंगे। अगर हम बात करें टैक्स प्रैक्टिशनर्स की, तो टैक्स प्रैक्टिशनर को भी, जैसे टैक्स पेयर का टाइम सेविंग हो रहा है, टैक्स प्रैक्टिशनर का भी बहुत सारा टाइम इसमें सेव रहेगा। जो सबमिशन हम रेडी करते थे पहले, तो उसको सिर्फ सिस्टम में अब अपलोड करना रहेगा। पहले वहां हियरिंग में जाना रहता था तो उसका जाने आने में जो टाइम वेस्ट होता था वो सेव हो जाएगा टैक्स प्रैक्टिशनर का। दूसरा, नए जो टैक्स प्रैक्टिशनर है उसके लिए भी स्कोप बहुत बड़ा रहेगा इसमें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कहीं से भी क्लाइंट कहीं भी होगा तो वो अप्रोच करके उसको सर्विस दे सकेंगे। तो ये एक टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटी है इसमें, अगर ये स्कीम प्रॉपर इंप्लीमेंट हुई तो। और मैं आगे मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं वो क्वेश्चन आंसर पार्ट में उसको मैं रखूंगा मेरे क्वेश्चन। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री संयम कुमार जी, आपने संक्षिप्त में इस स्कीम के एडवांटेजेस के बारे में बताया है। क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आप अपने प्रश्नों जो है वो हमारे विशेषज्ञों को पूछ सकते हैं। समय ज्यादा नहीं बचा है और हमारे पास अंतिम वक्ता है, उनके वक्तव्य के बाद हमारा प्रश्नोत्तरी काल हम शुरू करेंगे। हमारे साथ आनंद से जुड़े हैं सीए माननीय श्री चेतन भाई शाह। उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वेबिनार के इस मंच पर इस विषय को लेकर अपनी बात को प्रस्तुत करें। Good afternoon to all. Good afternoon to all. Thanks for calling me in webinar. Respected Sir Sri Amit Jain, Principal Commissioner Sir, Ranjan Jain Sahab, धीरज काकड़िया जी, Rajkumar ji, Abhilash ji, and my professional colleague. The faceless tax statement system was first proposed by the Prime Minister in 2017 and received in mention in the first budget Finance Minister Nirmala Sitharaman on July 5th, 2019. The system was subsequently launched on October 7, 2019. Under faceless assessment, the scrutiny of the return of the taxpayer will be done by the tax officer selected at random and not necessarily from the same jurisdiction. This will do away the need for any face-to-face contacts between the taxpayer and tax officials, thereby reducing the hardship of the taxpayer. Some plus points are there. Faceless tax assessment to promote transparency, empower honest and taxpayers. Faceless assessment that does not require the taxpayer to visit any office or meet any official. The relationship between the taxpayer and the government should be seamless and fairness. Selection of the tax only through system using data analysis, automated random allocation of cases, centralization issuance of notices and national e-assessment center, no physical interface and abolition of visit to income tax offices, and team-based assessment and review. Taxpayer can expect better quality of the assessment as a team of officers and not just
on assessing officer will decide the cases. However, it is necessary to take care in certain issues like proper communication to be assessee on his consultant. In rural areas, notice by email may not reach the assessee as he may not have access to the email or network connection problem. In the case of assessee, consultant is changed during the year. The department may send the communication at the mail on previous consultant and communication may not reach the assessee. Sometimes speed of the internet is very slow. At that time, problem was there. However, the success of the scheme depend on good written communication by taxpayer and accommodative understanding by the tax officer. To conclude, the faceless assessment scheme is game changer and implemented in the true spirit of the objective can go a long way reducing the hardship of the taxpayer. I am thankful to the Income Tax Department for providing me an opportunity to express my views on the faceless assessment system. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद संक्षिप्त में अपनी बात को इस मंच पर रखने के लिए। अभी समय हो चुका है प्रश्नोत्तरी काल का, तो प्रश्नोत्तरी काल के लिए मैं सभी जुड़े हुए सहभागियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। इससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि यह वेबिनार पूरा जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा द्विपक्षीय वार्तालाप के तौर पर भी हुआ है और उसी में सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक और अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी कई लोग हमारे साथ इस लाइव सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जुड़कर हमारे वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है। जो कोई भी अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है उनको नम्र गुजारिश है कि वे अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त में रखे और टू द पॉइंट सीधा क्वेश्चन पूछे। एक गुजारिश ये भी है कि स्क्रीन के ऊपर आप यदि मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो अपनी स्क्रीन पर टच करने से वहां पे राइज योर हैंड का एक ऑप्शन भी आपको मिलता है। यदि उसको आप टच करेंगे तो हमारा जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो आपके माइक को अनम्यूट भी कर पाएंगे या अपने आप अपने माइक को अनम्यूट कर अपनी बात को यहाँ पे रख सकते हैं। मैं सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी बात को यहाँ पे रखने के लिए प्रश्नों के माध्यम से। जो अपना वक्तव्य दिया बहती साहब ने और संयम जी ने भी बताया कि उनको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो अपने पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा, हमारे पास समय है, कोई भी पूछना चाहेगा सबका उत्तर देने की कोशिश होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। बट पहले अगर पैनलिस्ट से क्वेश्चन हो जाए तो आई थिंक दैट विल बी बेटर, क्योंकि उन्होंने बात बताई है कि हमारे कुछ क्वेश्चन है। लेट देम आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट। संयम जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी फिजिकल हियरिंग में कई चीज ऐसी होती है कि जो डॉक्यूमेंट का एक्सप्लेनेशन अपन देते हैं फिर भी हमको फिजिकली वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है असेसिंग ऑफिसर को। तो क्या इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि क्लाइंट फिजिकल डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट स्कैन करके सबमिट करेगा, पर उसके अलावा अगर उसको ऑडियो या वीडियो एक्सप्लेनेशन देना हो तो वो बेटर वे में उसका रिप्रेजेंट कर सकता है, उसके केस को एक्सप्लेन बेटर वे में कर सकता है। तो अगर ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या इसमें, ये मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था। टंडन साहब या रणनजीत सिंह साहब जो जवाब देना चाहे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर करदाता मांगेंगे तो एनईएसी इसका पूरा इंतजाम करेगी। वेरिफिकेशन यूनिट के माध्यम से आपको अपनी बात समझाने का मौका मिलेगा।
ये स्कीम में इसका प्रावधान अभी ऑलरेडी किया जा चुका है। ओके सर, थैंक यू। बेहती साहब, आपका कुछ कंफ्यूजन था? नहीं, मुझे कंफ्यूजन नहीं था। मैंने तो एक स्टेटमेंट दिया था कि जो छोटे एसएससीज हैं उनके मन में बहुत इसके लिए एप्रीहेंशन और डाउट्स हैं। तो जो रीच आउट अपने बोलते हैं थ्रू वेबिनार्स लाइक दिस, या जो डिपार्टमेंट से भी जो रीच आउट हो, वो अगर उनको छोटे करदाताओं को अच्छा हो तो बेहतर रहेगा। सो आई जस्ट मेड ए स्टेटमेंट मोर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल एंड नहीं, मुझे तो जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है, या जितना मैंने स्टडी किया मुझे तो हाँ, आपको बहुत खुशी होगी जानकर, और हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी बहुत खुशी होगी। मैं एक बताना चाहता हूँ, हमने कोविड विजय रथ चालू किया है, 5 रथ चालू किया है 7 सितंबर से। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने लॉन्च किया था, और ये 5 रथ 44 डेज राज्य के जो इंटरनल एरियाज है, रूरल एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ ये रथ घूम रहे हैं। तो उनके साथ साथ हमने एक ये फेसलेस असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स स्कीम के बारे में भी हमने लोगों को ट्रेन किया है, और कला के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से उनको समझाएंगे। तो आपने जो अवेयरनेस वाली बात की है बेहती साहब, अगले 44 डेज में 4 दिन बीत चुके हैं, 40 दिनों में गुजरात के कोने कोने ये बात पहुंच जाएगी फेसलेस असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। और हमारे रथ के मॉडल भी जो है वो वाकई देखने लायक है। आपके एरिया में जब आए तो आप भी उनका भरपूर लाभ लीजिए, और जो करदाता है उनको उनके माध्यम से भी अगर जानकारी मिलती है तो हमें बहुत आनंद होगा। धन्यवाद, दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। Sir, I have one doubt to clarify, that those cases which has already been referred to TPO and where the assessment is already in progress, whether those transfer pricing assessments will be conducted by the existing TPO or will now be transferred to NAE? Raj? Yeah, I'll answer that question. See, even in the existing system, the transfer pricing audit was being done by the TPO, the assessment was being done by the assessing officer or the jurisdictional assessing officer. So that system continues in the sense that transfer pricing audit part is under the Directorate of International Taxation, and that is not disturbed. The assessment shifts, unless it's a central case, it shifts to the NEAC and REAC. So the assessment, even the existing assessments where reference has been made, will now be completed by the faceless hierarchy, unless of course the matter is the SSC belongs to central circle. And one more clarification, sir. Please. Now since the assessment will be done by the various RAES, so my assessment would be anywhere across the country. So suppose it is in Guwahati. So how would I determine my jurisdiction of High Court? So whether it will depend on RAESC or it will depend on my jurisdiction, the existing jurisdiction? No, the jurisdiction depends on the location of the taxpayer. And that is a provision for that is there in the scheme with reference to CIT appeal. So if you will see the notification, it specifically talks of the jurisdiction of CIT appeal in that manner. And of course, then the consequent jurisdictions of I280 and High Court will follow, and they are dependent on the location of the taxpayer. Thanks a lot, sir. Thanks. Regarding past problem in assessment proceeding, तो अभी उसके लिए कुछ क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, पास्ट असेसमेंट अभी चल रहा है, उसमें अभी सभी कोई सुन नहीं रहा है। ये जो पुराने असेसमेंट्स पेंडिंग है वो सब NEAC को ट्रांसफर हो जाएंगे और
उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। हमारा पूरा व्यवस्था जुरिस्डिक्शंस वगैरह नई आरईएसी और नए असेसमेंट यूनिट्स की डिफाइन हो गई है, वो वर्क करने लग जाएगी, तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जो Okay, thanks. आपके काम अदर देन असेसमेंट के जो काम पेंडिंग है, वो जुरिस्डिक्शंस ऑलरेडी गिवन है, उसी पे काम चलता रहेगा। जैसे Okay, thanks. 154 एक बात मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगा कि किसी भी नई व्यवस्था में जैसे हमें अपने अफसरों को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, पड़ेगी, वैसे ही मैं इन वेबिनार्स के माध्यम से और आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि जनता भी, करदाता भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी जरूर ले। हमारे ऑफिस पूरे देश भर में फैले हुए हैं, हमारे सभी ऑफिसर्स इसके बारे में जागरूक हैं। जहां भी कोई डाउट हो, वेबिनार तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन हमारे आयकर सेवा केंद्र, हमारे बाकी दफ्तर काम कर रहे हैं, वहां पे आपका स्वागत है पहले की ही तरह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद कोई अपना क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका वीडियो उन्होंने ऑन किया है, यदि चाहो तो आप अपना सवाल कर सकते हो। अभी मंच खुला है, किसी को भी क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू फेसलेस असेसमेंट स्कीम। ऑफ कोर्स ये कंप्लेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, और कोई अपने सब्जेक्ट को छोड़ के और कोई चीज के बारे में बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरी ऐसी गुजारिश है। हालांकि फेसलेस असेसमेंट के बारे में किसी को कोई छोटा मोटा कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो टैक्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, तो आपको सीधा मौका मिल रहा है उनसे इंटरेक्शन करने का। जब तक सवाल आ रहे हैं, मैं कुछ मुद्दे जो उठाए गए उसका जवाब देना चाहूंगा, जो हमारे पैनलिस्ट ने उठाए हैं। जहां तक अवेयरनेस की बात है, तो जैसा सर ने बताया, हमारे सब आज सेंटर्स वगैरह खुले हैं और वेबिनार्स का ये क्रम जारी है। गुजरात प्रदेश के भिन्न भिन्न शहरों में वेबिनार्स की जा रही हैं और इसमें तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जहां तक टेक्निकल इश्यूज का प्रश्न है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 12,000 से अधिक केस इस नई प्रणाली के अंतर्गत हम लोग कर चुके। फिर भी इसमें जो भी प्रश्न आगे आते रहेंगे, उन सबका हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंटरनेट कैपेसिटी का जो प्रश्न है, तो पहले से कैपेसिटी इंक्रीज की गई है, और यहाँ पे मैं कुछ दिक्कतें जो आ रही थी वो अपलोडिंग की, उसमें भी ये हम लोगों का प्रयास है कैपेसिटी इंक्रीज की जाए आगे भी। लेकिन एक समस्या क्या आ रही है कि कुछ लोग अपने जवाब जो है वो जेपीईजी फाइल में अपलोड करते हैं, विच टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस। तो अगर आप पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे तो आई थिंक अभी भी पर्याप्त कैपेसिटी है। ट्रेनिंग का जहां तक प्रश्न है, ये ट्रेनिंग लगातार हम लोग दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि देखिए, पहले भी फाइलिंग जब शुरू हुई थी तो इस प्रकार की दिक्कतें आई थी। जब शुरू में टीडीएस की व्यवस्था शुरू हुई थी तो इस प्रकार की दिक्कतें आई थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने सफलतापूर्वक उन परेशानियों को आगे टैकल किया है, और आज हमारी जो ई फाइलिंग की प्रणाली है वो शायद विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तो मुझे विश्वास है कि ये स्कीम में भी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और जो अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आती है तो उसका हम लोग उसका समाधान अवश्य ढूंढेंगे। मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर ककाड़िया का और सीआईबी टीम का, और यहाँ पे जो हमारे सब मेहमान आए हैं उनका भी, कि उन्होंने ये मौका दिया कि डिपार्टमेंट अपनी बात कह सके। और ये एक संवाद का प्रयास है।
हम अपनी बात आपको कहें, आपकी बात हमारे पास आए और हम लोग उसको सुने। और देखिए, इस नई प्रणाली में भिन्न चेक्स एंड बैलेंसेस आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड, तो मुझे विश्वास है कि क्वालिटी ऑफ असेसमेंट ऑर्डर विल इम्प्रूव। और जो कुछ लोगों ने इसकी आशंकाएं जताई है कि वो सबमिशंस विल बी लॉन्ग, एंड ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है कि हर निर्धारण अधिकारी और उसकी टीम जो भी सबमिशन फाइल होगा उसको पर्याप्त रूप से देखेंगे। लेकिन मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो सबमिशंस आप फाइल करें वो फोकस्ड फाइल करें, तो उससे सहूलियत रहती है। और मुझे विश्वास है कि जो भी सबमिशन फाइल होंगे उन पे पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा, वो देखे जाएंगे। टंडन साहब, मुझे एक क्वेश्चन है एज ए टैक्स पेयर। जैसे ये ऑनलाइन हम लोग सबमिशन करते हैं, या अभी जो ई असेसमेंट होगा उसमें incometaxindia.gov.in पे हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका अपलोडिंग करना पड़ेगा। एंड समटाइम्स द डॉक्यूमेंट्स आर सो बल्की कि उसको स्कैन करके फिर कंप्रेस करके टेक्निकली अपलोडिंग करें। हर कोई नागरिक के लिए शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि सब लोगों के पास इतनी नेट की स्पीड नहीं होती है, हो सकता है पीसी भी नहीं है काफी लोगों के पास। तो क्या इस जो जरूरत जो है बड़े पैमाने पे, क्या विल वी बी एबल टू मीट इट, और क्या इससे कोई नई मुश्किलात तो खड़ी नहीं हो जाएगी कि आपको फिजिकल एक्सेस नहीं है और डिजिटली आप कर नहीं पा रहे हैं, तो यू विल बी डिप्राइव्ड, मतलब एज ए टैक्स पेयर वी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ आवर सबमिशन। इज देयर एनी सच चांस? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं होगा कि यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ फाइलिंग और सबमिशंस। और मैं समझता हूं कि जो ई फाइलिंग का एक्सपीरियंस रहा, जो टीडीएस का एक्सपीरियंस रहा, ये हम लोग इसमें सफल हो जाएंगे। अब जहां तक ये अपलोडिंग की है, इसकी कैपेसिटी हाल में बढ़ाई गई है, और पीडीएफ फाइल में तो वर्तमान में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे भी हमारा प्रयास है कि ये कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और ये भी हमारा प्रयास है कि जो आस्क सेंटर है, यानी कि आयकर संपर्क केंद्र जो है हमारी लगभग हर बिल्डिंग में है, वहां भी सुविधा हम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी एसएससी आकर अपना जवाब वहां से भी दे सके। और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे छोटे शहरों में भी नेट की सुविधा है, और हो सकता है कुछ समय के लिए ना हो, लेकिन वो आगे ठीक हो जाती है। और रिप्लाईज अपलोड करने में मेरी समझ से कोई परेशानी नहीं होगी, और यदि कोई होती भी है तो आयकर सेवा केंद्र या आस्क सेंटर्स हैं, और वहां पे हमारा प्रयास होगी कि सुविधा हम हर सामान्य कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। समय सीमा मर्यादा को देखते हुए अंतिम 2 मिनट बचे हैं जो वोट ऑफ थैंक्स के लिए और पूरे वेबिनार के कंक्लूजन के लिए मैं उसे आगे बढ़ाना चाहूंगा। एक बार और सभी को गुजारिश के साथ ये कहा जा रहा है कि यह वेबिनार जो है वो मध्य गुजरात जोन के सभी जिलों के साथ में लेकर किया हुआ है। इस जिलों को द्विपक्षीय माध्यम से जुड़ा हुआ है इस लिंक के साथ, जिनमें अहमदाबाद, बड़ोदरा, पंचमहाल, महिसागर, दाहोद, आनंद एवं छोटा उदयपुर जिलों का समावेश होता है। सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स पे काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से काफी लोगों तक यह नई स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान करने की कोशिश की गई है। वेबिनार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो एवं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, साथ में भारत सरकार के ही जो वित्त मंत्रालय है उनके साथ जुड़े हुए टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिवीजन जो अहमदाबाद में कार्यरत है, प्रिंसिपल CCIT, उनके सहयोग के साथ हुआ है। सौराष्ट्र जोन और मध्य गुजरात के जोन के इस वेबिनार का समापन हो चुका है। आने वाले दिनों में उत्तर गुजरात जोन, साउथ गुजरात जोन एवं कच्छ भुज जोन के लिए भी वेबिनार का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों तक यह नई स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मुहैया की जाए, जानकारी के साथ उनको गाइडेंस भी प्रदान किया जाए। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण इस पूरे वेबिनार को साथ में रखकर सभी तक जानकारी पहुंचाने का बहुत सारा प्रयास भी कर रहे हैं। दोनों विभागों की ओर से इस वेबिनार का उपक्रम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। आज के इस वेबिनार को समापन की दिशा में आगे लेते हुए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। विशेष तौर पर प्रिंसिपल CCIT जो हमारे साथ जुड़े अमित जैन सर, उनका विशेष आभार। बड़ौदा से जुड़े हुए रणंजय सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। एवं रीजनल आउटरीच ब्यूरो और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर धीरज काकड़िया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ में विशेषज्ञ के तौर पे जुड़े हुए सभी वक्ता विशेष का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में उत्तर गुजरात एवं साउथ गुजरात और कच्छ जोन के वेबिनार के माध्यम से हम एक बार फिर फेसलेस असेसमेंट स्कीम डायरेक्ट एक्सेस के ऊपर हम अपनी बातों को यहीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।